Hello everyone. Today we are going to study the geographical thoughts. Geographical thoughts ये क्लास मेनली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट, जीआरएफ एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें ज्योग्राफी से ज्योग्राफिकल थॉट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो टुडे वी स्टार्ट द ओवरव्यू. ये ज्योग्राफिकल थॉट्स का एक ओवरव्यू फुल क्लासेस है. इसमें हम एक्चुअली सिलेबस देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे वो हर एक क्लासेस, हर एक ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ क्लासेस, जैसे कि ग्रीक स्कूल अलग होते हैं, फिर फ्रेंच स्कूल है, जर्मन स्कूल है, अमेरिकन स्कूल्स हैं. इस सारे स्कूलों पर हम लोग एक एक करके देखेंगे. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे मेनली ये सिलेबस है, ओवरव्यू है टोटल ज्योग्राफिकल थॉट्स का. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक है कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी. हम सभी लोग जानते हैं और ये कभी कभार बहुत ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे बहुत लोग हैं जिनको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी है कौन. एक्चुअली तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो हेकेटियस है. कौन है? हेकेटियस. जो हेकेटियस एक ये एक्चुअली हेकेटियस जो है ये ग्रीक का एक जोग्राफर है एंड फिलोसफर है. जोग्राफर एंड फिलोसफर है, ग्रीक से रिलेटेड है. ये पहला व्यक्ति है जो वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए. ही वॉज द फर्स्ट जोग्राफर हु डिवाइडेड द वर्ल्ड ऑन 3 पार्ट. पहला एशिया, लीबिया एंड यूरोप. एशिया एंड यूरोप. ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं कि द वर्ड, जो ज्योग्राफी वर्ड है ये पहले बार किसने यूज़ किया था. तो पहला बार द वर्ड ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय Eratosthenes. Eratosthenes, a Greek philosopher and geographer, and he has given the first time the word use, and he also divided the world on the basis of latitude and longitude. Latitude and the longitude. इन्होंने 7 लैटिट्यूड 7 लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किया था. ठीक है. द फर्स्ट पर्सन. उसके बाद देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल थॉट्स है इसको कैसे पढ़ा जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहला मैन है जो रिचर्ड हार्टसन साहब हैं. रिचर्ड हार्टसन, जिन्होंने पहली बार डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी को ये आइडेंटिफाई करने का काम किया था. ज्योग्राफी में जो डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का एक अपना एक स्टोरीज होते हैं, एक अपना हिस्ट्री होता है. द सेम वे द रिचर्ड हार्टसन ऑल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाइंग द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द फेज वाइज थ्रू हिज बुक. इनका एक बुक था जिसका नाम था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी इन 1939. एक दूसरी इनकी बुक थी जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और 1949 में ये इनका लिखा हुआ है. मतलब ये 49 का लिखा हुआ है, 39 का. ये याद रखेंगे डेट, क्योंकि जब भी हम आंसर क्वेश्चन करेंगे भाई, आंसर लिखेंगे, तो ये पर्सपेक्टिव देना ज़रूरी है कि ये कौन से बुक से कब का राइटिंग है और कौन सा राइटर है, कौन सा ज्योग्राफर है. तो उनका नाम याद रखना ज़रूरी है. इसको याद रखिएगा. और जब हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, व्हेनेवर वी स्टडी इट इन डिटेल्ड वे, सब ये सारे चीज़ें आएंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं कि रिचर्ड हार्टसन कैसे ज्योग्राफी को रिचर्ड हार्टसन ने डिवाइड किया था फेज वाइज. ठीक है. चलिए देखते हैं कि फेज वाइज पहला फेज में क्या हुआ था. द फर्स्ट फेज ऑफ ज्योग्राफी को उन्होंने नाम दिया था क्लासिकल एंटिक्विटी, जिसका टाइम पीरियड है, ये भी याद रखना ज़रूरी है, टाइम पीरियड. ठीक है. ये टाइम पीरियड जो था 10th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD. ठीक है. और
उन्होंने ये दिया था कि सबसे पहले ये दिया था कि जो ग्रीक फिलोसफर हैं वो मतलब सबसे पहले ज्योग्राफी का ज्ञान बांटना, ज्ञान एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ द नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी वर स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर ओनली। उसके बाद हम लोग जैसे में ग्रीक में आप देखेंगे, ग्रीक फिलोसफर का देखेंगे होमर थे, थेल्स थे, प्लेटो, एरिस्टोटल, एराटोस्थेनिस, हेक्टियस, सब ये जो वहीं के थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग रोमन के बारे में। रोमन में जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैबो के बारे में, टॉलमी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद चाइनीज़ के बारे में जैसे में यान फूतान के बारे में पढ़ना होगा। इंडियंस के फिलोसफर जैसे में आर्यभट्ट का भी थोड़ा सा योगदान था, और भी छोटी छोटी मतलब जो बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे, इंडियन से जो रिलेटेड होंगे उसको हम लोग बाद वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक, चलिए। उसके बाद वो सेकेंड फेज को जो डिफाइन किया और फेज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था डार्क एज। ठीक है, डार्क एज रखा था। ठीक है, और डार्क एज जो टाइम पीरियड है डार्क एज का, एक्चुअली ये डार्क एज जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ही थे। डार्क एज डिफाइन करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जो 3rd सेंचुरी एडी टू 14th सेंचुरी एडी तक की बात कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डार्क एज का मतलब होता क्या है। डार्क एज का मतलब होता क्या है, देखिए डार्क एज में यूँ हुआ रहा था ना कि चर्च वर डोमिनेटेड। जो चर्च और पादरी जो थे, जो पोप थे और पादरी, पोप और मतलब चर्च, मतलब यही डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी पे। हर एक लॉ सोसाइटी कैसे चलेगी या फिर किसी भी नॉलेज को कैसे चलाया जाएगा, वो मेनली डिपेंड अपॉन द पॉप्स नॉलेज। जैसे पॉप का नॉलेज होगा, पॉप जैसे चाहेंगे, जैसे चर्च चाहेगा, वैसे ही लॉज बनेंगे। अगर कोई लॉज, इफ़ एनी लॉज अगेंस्ट द रिलीजन्स वाज डिस्कार्टेड, ठीक है, उसको ब्लेस्फेमी भी बोलते हैं कि अगर लॉज हैं जो किसी धर्म के किसी लॉज को अगर वो मतलब डिस्कार्ड करते हैं तो उसको ब्लेस्फेमी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि यूरोपियन रेनेसांस शुरू हो गया 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, जिसमें कल्चरल रिवाइवल, इकोनॉमिक एम्बिशन शुरू हो गया, कोलोनाइजेशन एरा भी शुरू हो गया। यही एरा है जब लोगों कोलोनाइज करना शुरू कर दिए यूरोपियन कंट्री, जैसे कि अमेरिका में, फिर इंडिया, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोग इन्होंने मतलब कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद देखते हैं कि, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है उनका फेजेस, जिसको इन्होंने नाम दिया था कि एज ऑफ वॉयजेस और एक्सप्लोरेशंस। मतलब ये जो टाइम एरा था, इस टाइम एरा में यूँ हुआ कि जो अरब थे वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिए। और डार्क एज जो एरा है, जिसमें अरब अपने नॉलेज को एकदम इन्हांस किए थे, बहुत ज़्यादा इन्हांस किए थे उस समय। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, अल-बिरूनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अल-मसूदी के बारे में पढ़ते हैं। ये सब ज्योग्राफर जो थे उस समय का, मतलब अरब वर्ल्ड का सबसे जाने माने और एक बहुत ही बड़ा मतलब इनका एक एरा रहा है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि अल-बिरूनी को 11th सेंचुरी का सबसे ज्ञाता इंसान माना गया है, और 11th सेंचुरी को अल-बिरूनी एरा भी कहते हैं। ठीक है, अल-बिरूनी एरा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये इसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जैसे एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया, जो लैंड रूट पे अरब का कब्जा था, वो अब क्या हुआ कि एक्सप्लोरेशन के थ्रू उसका महत्व कम हो गया, और द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड रूट वॉज डिक्लाइंड अलॉन्ग विद द डिक्लाइन द पावर ऑफ अरब्स। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट फेज का नाम दिया था प्री क्लासिकल एरा में मेनली जो थे बर्नार्ड वेरेनियस एंड इमानुअल कांत के बारे में, मतलब दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट ज्योग्राफर ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड। ठीक है, क्लासिकल पीरियड। उसके बाद ये दो व्यक्ति हैं जिनके कारण द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट
मतलब पढ़ना शुरू किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फेजेस थे, वो मॉडर्न क्लासिकल फेज जिसको बोला गया, जिसमें आप हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के बारे में और कार्ल रिटर के बारे में। कार्ल रिटर के दे आर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ दे ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ दे ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी, क्लासिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। अच्छा, इसके इसी समय से डाइकोटमी भी शुरू हो गया। ठीक है, डाइकोटमी जैसे कि मान के चलिए कि मैन वर्सेस इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, फिजिकल पढ़े या फिर ह्यूमन पढ़े, अगर ह्यूमन पढ़े तो क्यों पढ़े, अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े तो क्यों पढ़े, रीजनल ज्योग्राफी वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, पॉसिबिलिज्म वर्सेस डिटर्मिनिज्म, ये सारी चीज़ें इसके बाद शुरू हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये इनका अगला एरा था, ये जो क्वांटिटेटिव, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थे तो 1940s के बाद पढ़े, उसमें मेनली जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का जो मेन तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो था मेनली, इसका जो बात करते हैं कि मेनली जो था ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो मेनली लॉज के बारे में बात करता था, लॉज के बारे में। ठीक है, और जनरलाइज करने की कोशिश की है, जनरलाइज जब, ठीक है, जनरलाइज जब भी देखेंगे तो ये जनरलाइज की बात करता है। क्या हो गया, ठीक है, जनरलाइज करता है। चलिए, ये बोर्ड तो काम थोड़ा सा लग रहा है कि फंस गया, ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों। अच्छा, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि बिहेवियरलिज्म आ गया, एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग हार्टसन का, रिचर्ड हार्टसन ही एकदम एरियल डिफरेंशिएशन के बाद बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये जो बिहेवियरलिज्म, फिर उसके बाद रेडिकलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेलफेयरिज्म, फेमिनिज्म, न्यू रीजनल अप्रोचेस एंड पैराडाइम भी पढ़ेंगे। पैराडाइम जो होता है कि कोई डोमिनेंट नॉलेज है जो फेज किसी चलता आ रहा पहले से, फिर उसको कोई दूसरा नॉलेज या फिर दूसरा फेज ऑफ नॉलेज चैलेंज करता है और वहाँ से शिफ्ट करता है। पर हम मान के चलिए कि कोई ये नॉलेज है पहले से, ये जैसे मान के चलिए यहाँ से ये पहले से चलता हुआ एक नॉलेज आ रहा है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पैराडाइम बोलते हैं। और इसका जो फादर ऑफ पैराडाइम जिसको बोलते हैं, ये मतलब जो वर्ड जो पैराडाइम का दिया था उसको कुन साहब थे, कुन। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं कि ज्योग्राफी कल थॉट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आगे देखेंगे। ये एक्चुअली दो मेथड यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। एक मेथड है इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डायरेक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड होता क्या है, चलिए इंडक्टिव मेथड होता क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये मान लीजिए कि ये रीजन है, इसको हमने स्टडी किया। ठीक है, जब भी क्या होता है कि पार्टिकुलर से, जब भी हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर रीजन को हम लोग स्टडी किए, ये मान लीजिए इस रीजन का स्टडी किए और इस पे जो लॉज बनाए इसको जनरल तरीका में यूज कर दिए किसी भी एरिया में या फिर पूरे देश में या फिर पूरे स्टेट में या फिर पूरे रीजन में इस लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिए। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में होता यूँ है कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इंडक्टिव मेथड में कि क्या करते हैं ना कि जनरल में अप्लाइड कर देते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया को पढ़ के स्टडी करके उस लॉज को बनाते हैं और उसी का इम्प्लीमेंटेशन पूरे जनरल तरीक़ा से कर देते हैं। उसी का अपोजिट है डायरेक्टिव मेथड। डायरेक्टिव मेथड में क्या होता है ना, इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं डीजीपी, इसको पढ़ सकते हैं आईपीजी।
ये होता है पार्टिकुलर से जनरल, ये होता है जनरल से पार्टिकुलर। ठीक है, क्या किया, कोई लॉ बना लिए और किसी एक छोटी सी एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, इसको बोलेंगे डायरेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद होता है कि अप्रोचेस, कौन कौन सा अप्रोचेस पढ़ सकते हैं, किस किस अप्रोच का यूज़ किया जा सकता है ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ने के समय में, किसका यूज किया गया है। जैसे मान के यहाँ पर यूज किया गया है, एक होता है रीजनल, एक होता है सिस्टमेटिक। रीजनल का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है। रीजनल मतलब मान के चलिए कि कोई एरिया है, इस एरिया को हमने स्टडी किया, तो हो सकता है कि जो लॉज यहाँ पे लगे ये पूरे देश में नहीं लग सकता, या पूरे स्टेट में नहीं लग सकता, या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग सकता है। ये छोटी सी एरिया, इसका रीजन अलग अलग हो सकता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ का जो कल्चर है, ये डिफरेंट हो सकता है। बट सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच कहता है कि एक लॉज बनाते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किसी चीज़ का एक लॉ बनाते हैं, उसी लॉज को पूरे एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे, कि पूरे एरिया में उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसे सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और रीजनल ज्योग्राफी को ही एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, एरियल मतलब किसी एक छोटे एक पार्टिकुलर रीजन को स्टडी करना, फिर वहाँ जो उचित हो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस and situations there is implementations of the laws. But whenever talked about the systematic approaches, it tell us that कि एक जनरल लॉज बनाते हैं, वी विल मेड द सम जनरल लॉज एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑल द एरियाज और what wherever we want। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया लगभग हम लोग यहीं पढ़ना है। फिर हम लोग उसमें पढ़ना रहता है कि उसके बाद क्लासेस पढ़ेंगे, हम लोग स्कूल पढ़ेंगे। जैसे कि स्कूल पढ़ना रहेगा, ग्रीक स्कूल पढ़ना है, फिर उसके बाद ग्रीक स्कूल पढ़ेंगे, ग्रीक के बाद रोमन आते हैं, रोमन पढ़ेंगे, उसके बाद रोमन आते हैं, ग्रीक पढ़ेंगे, फिर रोमन, फिर उसका डार्क एज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद अरब वर्ल्ड बहुत ही मतलब शानदार वर्ल्ड मतलब स्कूल रहा है नॉलेज के बारे में। ये मेनली टॉक्ड अबाउट वेदर कंडीशन के बारे में ज़्यादातर अरब वर्ल्ड ही बात किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मन स्कूल पढ़ेंगे, फिर फ्रेंच पढ़ेंगे, ब्रिटिश स्कूल, फिर अमेरिकन स्कूल पढ़ेंगे। उसके बाद इज्म पढ़ेंगे, जैसे मैं डुअलिज्म, जैसे मैं इज्म पढ़ेंगे, पॉसिबिलिज्म पढ़ेंगे, डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद डुअलिज्म, जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे क्लासेस हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म और क्या बोल पॉसिबिलिज्म में क्या अंतर है, ऐसे बहुत सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ओवरव्यू था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लाएंगे वो लाएंगे ग्रीक स्कूल पे लाएंगे। ठीक है, तो ग्रीक स्कूल पे लाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या बोलते हैं कि फ्रेंच के बाद आए फ्रेंच क्लासेस, जर्मन क्लासेस, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ये सब देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। और 1 वीक के अंदर हम ज्योग्राफी सारे कंप्लीट कर लेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट्स 1 वीक मैक्सिमम है। ये तो हम लोग थोड़ा सा देख लिए, ओवरव्यू देखें, लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे सबका। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।